देश सक्सेना बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीधा आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। इसमें प्रभावित हुए हैं, जहां आपदा से नुकसान हुआ है, उन क्षेत्रों को हम सब लोग मिलकर दोबारा से पहले की तरह बनाएंगे, हिम्मत करेंगे। और हमारा तो ये संघर्षों से नाता ही रहा है। ऐसे समय में संघर्ष हम सब मिलकर करेंगे। मैं बस इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूँ। उठार रोड है, जो भी रोड है बंद है। मैं डीएमजीएसवाई का काम है, जिला अधिकारी जी आप जो है सबको देखकर तत्काल जो है जितनी सड़कें बंद हैं, जो पुल हमारे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जहाँ लैंडस्लाइड आया है, जहाँ भी बिजली पानी और अन्य सामान नहीं पहुंचा है, कुछ स्थानों पर अभी जल्दी से जल्दी सबका प्राकलन करवाएंगे। यमुनोत्री क्षेत्र में अभी मुझे बताया खरसाली और बीट में NH हम लोग कोशिश करेंगे युद्ध स्तर पर वहाँ पर हर प्रकार की जो भी यमुनोत्री 1 साल से उपेक्षित दाम है। अभी तक वहाँ पर मास्टर प्लान का किया है और अभी तक पूरा जो है पूरे बाढ़ के जहद में है। अभी तक कोई कार्य नहीं को सुन रहे थे आप। उत्तरकाशी पहुंचे हैं, आपदा प्रभावित लोगों के साथ बातचीत संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा है, और एक आश्वासन के साथ कि सरकार उनके साथ खड़ी है। हर मुसीबत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं। उत्तरकाशी सियान चिट्टी में अभी जिस तरह से धराली में जो आपदा आई थी और उसके बाद मलबा आने के बाद, उस आपदा के बाद एक भरोसा दिलाने के लिए प्रदेश नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद वहां पहुंचे हैं अपनों के बीच और हालचाल जान रहे हैं। क्या कुछ परेशानियां हैं लोगों की, क्या कुछ समस्याएं हैं, उन सभी पर जोर देने के लिए, बातचीत करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें, आपदा प्रभावित इलाकों का खुद उन्होंने निरीक्षण किया है और बातचीत भी खास तौर पर की है। ये सीधी तस्वीरें आपको उत्तरकाशी से हम दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, आपदा प्रभावित जगहों का दौरा कर रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन और तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि उचित जो मुआवजा है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके। लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो उसको लेकर भी खास तौर पर लोगों से बातचीत है। लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और संबोधित कर रहे थे। और तब बात हमने सुनी तो मीडिया से मुखातिब हो रहे, संबोधित भी कर रहे हैं। राना गांव से लेकर कुठौर गांव तक तमाम जगह पर आज ये आपदा की स्थिति बनी हुई है। और सियाना चट्टी में पिछले दिनों जो ये मलबा आ गया और मलबे के कारण से यहाँ पर अत्यधिक जल भराव हो जाने के कारण से 25 फुट पानी और मलबा ऊपर आ गया है और इसके कारण से यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। उसका मैंने सभी जगह में गया हूँ, देखा है। हम ऐसी परिस्थिति में सभी जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, जो भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनके साथ खड़े हैं। उसका हम आकलन करवा रहे हैं और आकलन करवाकर हर संभव उनको मदद करेंगे। जो भी हमारी तरफ से अच्छी जो मदद हो सकती है, उनका कारोबार फिर से पटरी पर आए, उसको करेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर जिलाधिकारी को कहा है कि ये मलबा हटाया जाए और अभी सितंबर माह में बारिश कम हो जाएगी और रोड का जो चौड़ीकरण का काम प्रारंभ होगा तो यहाँ उसी कंपनी को जो रोड बनाएगी उन्हीं से हम लोग बात करेंगे कि वो मलबा यहाँ से हटाकर वो RBM जो है हमारे सड़क निर्माण इत्यादि के कामों में लाया जाए। और जो लैंडस्लाइड हुआ है, जगह जगह पर सड़कें बंद हैं, कहीं पुल खराब हो रखे हैं। यमुनोत्री खरसाली का क्षेत्र भी पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। उस क्षेत्र में भी हमारा प्रयास होगा, क्योंकि सितंबर माह में यात्रा भी प्रारंभ होती है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम यात्रा को करें। अभी धराली क्षेत्र में भी आज सड़क वहां तक पहुंच गई है। अब वहां पर भी काम, वहां पर भी इसी प्रकार से जल भराव हो गया था और थराली में भी बड़ी आपदा आई है, थराली क्षेत्र में भी। और पूरा हम इसका एक भूगर्भीय जो है अध्ययन भी इसका करवाने का हमने निर्णय लिया है कि आखिर ये जगह जगह लैंडस्लाइड होना, दरारें आना, इस प्रकार का भूस्खलन होना, इसके पीछे आखिर क्या कारण है, इसका एक सर्वेक्षण भी हम करवाएंगे पूरे उत्तराखंड के अंदर। चाहे आज पौड़ी जनपद हो, पिथौरागढ़ जनपद हो, बागेश्वर हो, सभी जगह पर आपदा से हम जूझ रहे हैं। लेकिन हम सब चूँकि हमें प्रत्येक वर्ष इन आपदाओं का सामना करना पड़ता है किसी न किसी रूप में, इस वर्ष भी बड़ी आपदा आई है। हम सब लोग मिलजुल कर
इस आपदा से भी उभरेंगे। सरकार सबके साथ खड़ी है। सर 29 जून को जो है 7 डेड बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई सिलाई बेल्ट पे भी, 9 लोग वहाँ कर गए थे और रोडों की स्थिति बहुत बदतर हो रही है। नहीं, सभी जो भी काम होने हैं आपदा में वो सभी काम जो है हम लोग प्राथमिकता से करेंगे। आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी काम आपदा के दौरान रह गए सभी को प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। तमाम उन लोगों के साथ तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो पीड़ित जिनके घर इस आपदा में बह गए हैं या जिनको नुकसान पहुंचा है, जिनके आशियाने उनसे बिछड़ गए, उन सभी को आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने एक लोगों से बातचीत की है और देखिए अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से श्यान चिट्टी उत्तरकाशी में मुआयना कर रहे हैं और साथ ही निरीक्षण भी कर रहे हैं, आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत। 2 तस्वीरें श्यान चिट्टी में सीएम तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं जहां वो खुद इस बात को देख रहे हैं बड़ी बारीकी से कि कहां नुकसान हुआ है, किस तरह से आपदा के बाद कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां ज्यादा नुकसान हुआ। और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे कि लोगों के साथ 1-to-1 बातचीत, चर्चा कर रहे हैं कि क्या समस्या उनको आई है, उनको कैसे बेहतर सुविधाओं का लाभ पहुंच सके। इसको लेकर भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री देखिए 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और समस्याएं भी सुन रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी थराली में बादल फटने की घटना को 5 दिन हो चुके हैं और राहत बचाव काम जारी है। वहीं जिन इलाकों में बादल फटने के बाद नुकसान हुआ है वहां कुछ जगहों पर दरारें पड़ चुकी हैं जिससे समस्या और बढ़ गई है। भूस्खलन और दायरों की स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग, भूवैज्ञानिकों और निर्माण एजेंसियों जैसे कि PMGSY और PWD को तत्काल निरीक्षण के निर्देश भी दे दिए गए। मोहल्ला क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जहां PMGSY का कार्य चल रहा है, तो पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने पे पाया गया है कि पहाड़ के जो हिस्सा है वहाँ पे बहुत सी जगह में मोटी दरारें पाई गई हैं। तो हॉस्पिटल मोहल्ले के जो भवन खतरे की हद में थे उनको कल ही खाली करा दिया गया था। उत्तरकाशी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड के चलते गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे समेत जिले की 25 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। गंगोत्री हाईवे हर्षिल में 22 दिनों से बंद है, वहीं यमुनोत्री हाईवे कल्याणी, नादर चिट्टी, जंगल चिट्टी, बनास के पास बंद है और हाईवे बंद होने से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। BRO, NH और PWD की टीम हाईवे खोलने में जुटा हुआ है, लेकिन बारिश के चलते हाईवे खोलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण जो है सड़कें धंस रही हैं, वॉश आउट हो रही हैं। हमारी लगभग 8 JCB मशीनें, 2 पोकलेन, कंप्रेसर, ट्रैक्टर, टिपर लगातार काम कर रहे हैं। हम मार्ग को खोलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश जगह पे जंगल चट्टी, बनास, फुलचट्टी, श्याना चट्टी के पास रोड हमारी धंस गई है, जहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बैक कटिंग करके हम जो है प्रयास कर रहे हैं मार्ग को खोलने का। उत्तरकाशी में मोरी प्रखंड में 22 गांवों को जोड़ने वाला कोटगांव सांकरी मोटर मार्ग पर बने पुल पर खतरा मंडरा रहा है। पुल की एक साइड पूरी तरह से भूधसाव की जद में है, वहीं इस जगह लगातार भूधसाव बढ़ता जा रहा है। अगर तेज बारिश हुई तो पुल को नुकसान भी हो सकता है। पिथौरागढ़ के देवत गांव में इन दिनों रात नहीं हो रही है। असल में यहां के ग्रामीण हफ्ते भर से रातों को सो नहीं पा रहे हैं। उसका कारण है कि गांव में पहाड़ी से लगातार आफत बरस रही है। घरों में गिर रहे भारी बोल्डर्स ने जहां एक बच्चे की जान ले ली है, तो वहीं 40 से ज्यादा परिवारों पर हर समय खतरा मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ी के नीचे बसे इन घरों में कब आफत बरस जाएगी ये कोई नहीं जानता। देवत गांव के सैकड़ों ग्रामीण हफ्ते भर से इसी खौफ में जिंदगी काट रहे हैं। रात को पहाड़ी से आए भारी बोल्डर की चपेट में आने से जहां एक बच्चे की मौत हुई है, वहीं घर भी पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। यहां लगातार पहाड़ी से बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की नींद गायब है। हालात ये हैं कि 40 परिवार हर समय खौफ के साए में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ऊपर पहाड़ी में हमारे बोल्डर पूरे लटके हुए हैं। आए दिन वो बोल्डर आ रहा है, नीचे मकानों में गिर रहा है। बीच में भी पत्थर आया, मकान यही सामने मकान में गिरा और एक व्यक्ति की मौत हुई। कल रात भी ऐसी फिर पत्थर गिरा है। फिर गांव पूरा दहशत, पूरा गांव जो है खाना पीना छोड़ के रात के 8 बजे सब रोडों में भाग गए हैं। अपने बच्चों की सेफ्टी चाहिए, अपना सेफ्टी चाहिए, हमें विस्थापन चाहिए यहाँ से।
और उसके बाद हमें क्या कहते हैं, कई बार सेफ्टी जगह में हमें अपना मकान चाहिए, हमें पैसा भी नहीं चाहिए। सरकार ये कहेगी कि कल के दिन नहीं, हमें आपको पैसा देंगे और आप मकान बना दीजिए, लेकिन हमें पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। गांव के ऊपर मौजूद पहाड़ी में अभी भी भारी बोल्डर अटके हैं। ये बोल्डर कभी भी गांव पर कहर बरपा सकते हैं। बरसात में जमीन की पकड़ कमजोर होने से इनके गिरने का खतरा बढ़ गया है। गांव में मंडराते खतरे के चलते प्रशासन प्रभावितों को राहत कैंप में ठहरा रहा है, लेकिन 40 परिवार विस्थापन की मांग पर पूरी तरह से अड़े हैं। सरकार एक्सपर्ट की मदद से पूरे इलाके का सर्वे कराने का प्लान भी बना रही है। जो भी स्थायी उपाय हो सकते हैं उसको किया जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी हामी दी है। और तथा जो ग्रामीणों की कुछ लोगों की ये मांग है कि हमें विस्थापित किया जाए, उसमें भी जो भी समुचित व्यवस्था हो सकती है विस्थापन की, उसके लिए प्रशासन और सरकार तैयार है। देवत गांव में बरस रही इस आफत के लिए अवैध खनन को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। गांव के ठीक ऊपर पत्थर और बजरी माफियाओं ने पहाड़ का सीना चीरा है। लगातार हुए खनन के चलते पहाड़ी काफी कमजोर भी हुई है। नतीजा ये है कि आज सैकड़ों की आबादी मौत के साए में जीने को मजबूर है। छाप है, आप देख सकते हैं मेरे ऊपर, ये ऊंची पहाड़ी है। इस ऊंची पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े बोल्डर यहाँ पर गिर रहे हैं, जिस कारण कई घर यहाँ पर टूट चुके हैं। एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। बीती रात भी भारी बोल्डर यहाँ गिरे थे, जिससे लोगों में दहशत है। आप देख सकते हैं जो बोल्डर ऊपर से गिर रहे हैं वो किस तरीके से तांडव यहाँ पर मचा रहे हैं। ये घर है, पूरे के पूरे घर की दीवार को तोड़ते हुए बोल्डर भीतर गया है। हालांकि बोल्डर यहाँ पर लोगों ने निकाल लिया है, लेकिन लोगों की जो डर है और दहशत है वो अभी भी यहाँ पर कायम है। और लोग सिर्फ एक डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं। तकरीबन 40 के आसपास के ये परिवार हैं जिन पर यहाँ पर हर वक्त खतरा मंडराया हुआ है। इन परिवारों की एक मांग है कि उन सभी को यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाए। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। खबर देहरादून से है, जहां आज राजकीय शिक्षक संघ के हजारों सरकारी शिक्षक सामूहिक छुट्टी पर हैं। प्रदेश के 26,000 टीचर आज स्कूल नहीं पहुंचे। राजकीय शिक्षक संघ प्रिंसिपल के पद पर सीधी भर्ती का विरोध करने के साथ ही प्रमोशन की मांग पर अड़ा हुआ है। देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस में देहरादून के स्कूल के सभी टीचर सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन लगातार 2 सालों से अपनी मांगों के लिए कई बार तिरस्कार वार्ता कर चुकी है, किंतु हर बार आश्वासन मिले और बाध्य होकर शिक्षकों ने प्रदेशव्यापी आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बनाया। आज उत्तराखंड का पूरा राजकीय शिक्षक सामूहिक अवकाश में है और जब तक हमारी पदोन्नति नहीं होती, जब तक सीधी भर्ती निरस्त नहीं होती, हमारी स्थानांतरण प्रक्रिया जारी नहीं की जाती, तब तक हम आंदोलनरत रहेंगे। कुछ शिक्षक जो हमारे अतिरिक्त शिक्षक वो स्कूल खोल भी रहे, स्कूल चल भी रहे हैं। लगभग 5,000 जो हमारे पास गेस्ट टीचर हैं वो स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं और इनमें से भी कई लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई बार क्योंकि पढ़ाई इनकी भी हो रही है, मेरे पास कई सारे ऐसे फ़ोटो भी हैं जो लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन आज इनसे मेरी फिर वार्ता होगी, मैंने को फिर वार्ता के बुलाया हुआ है और पूरी कोशिश हुई कि ये लोग जो है वापस आ जाएं। जहाँ तक मांगों का प्रश्न है, सरकार तैयार बैठी हुई है इनकी मांग को सुनने के लिए भी और इनकी मांग को मानने के लिए भी, क्योंकि पदोन्नतियां मामला माननीय न्यायालय विचाराधीन है। माननीय न्यायालय विचाराधीन होने के कारण सरकार इसको कर नहीं पा रही है। पंचायत चुनावों में बीजेपी भले ही 12 में से 11 जिला पंचायत जीतकर झूम रही है, लेकिन इस जीत के पीछे कड़वा सच भी छिपा है और वो सच है पार्टी के कई विधायकों की करारी हार। पंचायत चुनावों का रिपोर्ट कार्ड सामने है और बीजेपी के कई बड़े नामों पर फेल की मुहर पहले ही लग चुकी है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को बीजेपी ने सेमीफाइनल की तरह लड़ा। अब देहरादून को छोड़ बाकी जिला पंचायतों की कुर्सी तो बीजेपी ने जीत ली, लेकिन विधानसभा लेवल पर कई विधायक जनता की कसौटी पर बुरी तरह फेल हो गए। अब बीजेपी संगठन ने इन फेल चेहरों का रिपोर्ट कार्ड भी बना लिया और ये रिपोर्ट कार्ड कई राज खोलता है। आंकड़ों पर गौर करें तो थराली के विधायक भोपाल राम टमटा ने जिला पंचायत की 11 में से 9 सीट गवा दी। ब्लॉक प्रमुख की भी 4 में से 2 सीट बीजेपी यहां हार गई। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल जिला पंचायत में 7 में से 5 सीटों पर हार गए। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल जिला पंचायत की 8 में से 8 सीटों को हारकर सुपड़ा साफ करवा बैठी। घनसाली के शक्तिलाल शाह और धनौल्टी के प्रीतम पवार ये दोनों 9 में से 7-7 सीटें हार गए।
विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी 6 में से 5 सीटें हार गए, जबकि ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल एक भी सीट नहीं जीत पाए और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी भी चली गई। मंत्री सतपाल महाराज 6 में से 4 सीटें हारे तो तीनों ब्लॉक प्रमुख भी बीजेपी यहां हार गई। गंगोलीहाट के फकीर राम टमटा 9 में से 8 सीट हार गए और दोनों ब्लॉक भी हारे। वहीं जागेश्वर विधायक मोहन सिंह मेहरा को 9 में से 8 सीटों पर करारी शिकस्त मिली। नैनीताल विधायक सरिता आर्य 7 में से सिर्फ 1 सीट जीतने में कामयाब रही। देखिए, हम लोग जीत की भी समीक्षा करते हैं, हार की भी समीक्षा करते हैं। हार की समीक्षा के दृष्टि से हमने बीच में इस प्रकार की चर्चाएं की है। अभी जो विधानमंडल की बैठक थी उसमें हमारे जो प्रभारी दुष्यंत गौतम जी ने उन सब विधायकों से चर्चा भी की है और भविष्य में ग्राउंड में अपने काम को बढ़ाएं, लोगों की नाराजगी को दूर करें, कार्यकर्ता सोने स्थापित करें। इसके बाद किसी निर्देश उनको दिए गए हैं। बीजेपी अब इस रिपोर्ट कार्ड की गहराई से समीक्षा करने वाली है। हार की वजह पूछी जाएगी, नए टारगेट दिए जाएंगे और चेतावनी भी दी जा सकती है। चेतावनी ये कि 2027 में टिकट चाहिए तो फेल ग्रेड बदलना होगा, वरना टिकट तो कटेगा ही, सियासी करियर भी खतरे में पड़ जाएगा। जहाँ पर कमी रही या जिन विधायकों की परफॉर्मेंस में ये रहा कि भाई थोड़ा और बेटर हो सकता था, उनके साथ बैठकर वहाँ की विवेचना होगी। पार्टी का ये अपनी एक कार्यशैली है, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता जो हमसे अपेक्षा करती है उस पर खरा उतरना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। पंचायत चुनावों के इस रिपोर्ट कार्ड ने बीजेपी की अंदरूनी सियासत में हलचल मचा दी है। चेहरे वही हैं, लेकिन अब भरोसा डगमगाने लगा है। 2027 ज्यादा दूर नहीं है। विधायकों ने परफॉर्मेंस सुधारी तो ठीक, वरना टिकट आवंटन में पार्टी इस रिपोर्ट कार्ड को भी आधार बना सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा ने विधायकों के साथ मीटिंग की। इस दौरान संगठन को लेकर चर्चा भी हुई है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के साथ इस मीटिंग में दोनों सह प्रभारी प्रगट सिंह और सुरेंद्र शर्मा भी मौजूद थे। वहीं मीटिंग में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 1.5 साल बाद शैलजा उत्तराखंड आए हैं। छलावा उनके साथ किया गया। तो नौजवानों के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे गौण होकर के भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और जिसका नुकसान उत्तराखंड को खास तौर से उठाना पड़ रहा है। और कांग्रेस को आज फिर से ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को आगे लाना होगा, सड़क पर इन मुद्दों को लेकर उतरना होगा। हरिद्वार से खबर मिल रही है, जहां सिडकुल इलाके के पेंटागन मॉल में स्पाकी सेंटर में आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हो गया। पुलिस ने मौके से 3 महिलाओं और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सिडकुल इलाके के पेंटागन मॉल में गुड एंड हैप्पी स्पा नाम से इसको संचालित किया जा रहा है। हरिद्वार से खबर है, जहां रानीपुर इलाके में इंडियन ऑयल के गैस प्लांट में कालाबाजारी पकड़ी गई है। देर रात डीएसओ, पुलिस और आईओसीएल के अधिकारियों की छापेमारी हुई है और कालाबाजारी पकड़ी है। प्लांट में गैस क्यूब लगाकर कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर्स भी भरे जा रहे थे। कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटद्वार से खबर है, जहां पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है, जो बीमा पॉलिसी मैच्योरिटी पर ज्यादा पैसा दिलाने के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। दरअसल रिखणी खाल के रहने वाले शख्स ने बीमा पॉलिसी के नाम पर झांसा देकर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की शिकायत पुलिस से की। वहीं पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। की एक गिरोह है जो कि दिल्ली से ऑपरेट करती है और ये लोगों को फ़ोन कॉल्स करते हुए जिनकी बीमा पॉलिसी मैच्योर होने वाली होती है, इनको फ़ोन करते हैं और इनकी मैच्योरिटी का जो अमाउंट है उसको वापस करवाने हेतु लोगों से धोखाधड़ी कर लेते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास जिस मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य पाए गए, उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हमारी टीम्स के द्वारा की गई है। यूं तो नैनीताल में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की रही है और ये पर्यटन सीजन के दौरान खासा मुसीबत बन जाती है, लेकिन अब इस बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है। रिपोर्ट देखिए।
नैनीताल में भीड़ बढ़ने के साथ सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की रहती है, जिसकी वजह से पहाड़ आने वाले पर्यटकों को जाम के साथ ही कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जल्द ही सरोवर नगरी में पार्किंग की समस्या से पर्यटकों को निजात मिलने वाली है, क्योंकि मेट्रोपोल के 22,000 वर्ग मीटर में अगले सीजन तक पार्किंग बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए गए हैं। साथ ही अंडा मार्केट से चीना बाबा चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण का काम भी होना है। मेट्रोपोल का जो पार्किंग बनना है, सरफेस पार्किंग, उसकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होकर उसमें अभी शासन से धनराशि जारी हो गई है। लगभग 40 करोड़ से वो पार्किंग बनाई जानी है। 700 व्हीकल्स का पार्किंग उसमें रहेगा, 4 व्हीलर्स का, और लगभग 200 2 व्हीलर्स की पार्किंग भी क्रिएट करी जा रही है। दरअसल पार्किंग की कमी के चलते शहर से बाहर ही गाड़ियों को रोक दिया जाता है, जिसके चलते पर्यटकों को परेशानी के साथ घंटों जाम से जूझना पड़ता है। कई टूरिस्ट तो वापस भी लौट जाते हैं। हालांकि मेट्रोपोल में बनने वाली पार्किंग को लेकर कारोबारी भी उत्साहित हैं। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये काम हो, क्योंकि घोषणाएं काफ़ी पहले भी हो चुकी हैं, कई साल पहले से लगातार चल रहा है कि साहब ये हो जाएगा, बन जाएगा, लेकिन बनने में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो ये अशोक पिक्चर हॉल की पार्किंग बन जाए, मेट्रोपोल की बन जाए, जिससे कि ये फ्लैट में कहता हूँ चाहे पूरा ये खेल विभाग को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 2 पार्किंग बनने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है आराम मिल जाएगा। बहरहाल मेट्रोपोल की इस पार्किंग में 700 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग हो सकेगी। मगर सवाल ये है कि क्या मेट्रोपोल पार्किंग अगले सीजन तक तैयार हो पाएगी, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को राहत मिल सके। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के गोलना कनरिया गांव में कई दिनों से गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। इसके बाद वन विभाग ने इलाके में पिंजरा लगाया और इसमें गुलदार के कैद भी हो गया है। वन विभाग की टीम गुलदार को रेस्क्यू कर सेंटर ले गई है। वहीं गुलदार पकड़े जाने से ग्रामीणों ने अब राहत की सांस ली है। उत्तरकाशी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में सांप घुसने से हड़कंप मच गया और कर्मचारी ऑफिस से बाहर आ गए, जिसके बड़ी मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकाला गया है और पकड़ा गया है, जंगल में छोड़ दिया गया है, जिसके बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। बद्रीनाथ धाम में गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई है। धाम में भगवान गणेश का पूजन कर उन्हें हलवा और प्रसाद अर्पित किया गया और गणेश चतुर्थी पर बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ भी लगी। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर पूजा पाठ और विधि विधान से गणपति बप्पा को पंडाल में विराजमान किया गया है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में खासियत यह है कि हर साल यहां बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और 10 दिनों तक गणेश पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ऋषिकेश के राजा के रूप में जो गणपति जी की स्थापना हमने इस भव्य पंडाल में की है, ये केवल इसी वर्ष नहीं की है, विगत 17 वर्षों से क्रम चला आ रहा है और गणेश जी की कृपा से हर वर्ष निर्विघ्नता पूर्वक जो है ये 11 दिवसीय कार्यक्रम होता है, 11 दिन का। और गणेश जी का उत्सव यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मनता है और ये शहर इतना अच्छा है कि हर जगह हमको गणेश जी की और अलग अलग विभिन्न जब भगवान जी की पूजा करने को मिलती है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। चकराता के जॉन सागर बावर में जागड़ा पर्व की धूम देखने को मिल रही है। सिद्धपीठ महासू मंदिर, हनोल समेत दोहा, दसऊ, विशोई, लखवाड़, थैना और महासू मंदिरों में जागड़ा पर्व मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जैनसार बावर के 4 मुख्य पर्वों में से एक जागड़ा को माना जाता है, जिसमें जॉन सागर, बावर समेत उत्तरकाशी, जौनपुर, टिहरी और हिमाचल से भी लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दोहा गांव की हैं, जहां हजारों श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हैं और दोहा गांव में इस समय चालदा महाराज विराजमान है। उत्तराखंड में सरकार पहले खेल विश्वविद्यालय को बनाने का ऐलान कई महीने पहले कर चुकी है।
लेकिन ये खेल विश्वविद्यालय जिस जगह पर बनना है वहां जमीन का रोड़ा सामने आ रहा है। सरकार विश्वविद्यालय की जमीन तलाश रही है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कि जमीन देने को तैयार नहीं है। कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में मौजूद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से लगी जमीन पर सरकार प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाना चाहती है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनी जमीन देने को तैयार नहीं। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य सरकार को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया है। यूनिवर्सिटी का जो प्रोजेक्ट 29 अगस्त से शुरू होना था, फिलहाल उस पर फॉरेस्ट का ब्रेक लग गया है, जिससे खेल से जुड़े लोग निराश हैं। सर, ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे स्टे लगा दिया गया है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे हल्द्वानी में भी होना चाहिए, खुलना चाहिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और हमको भी उसमें नियुक्ति दी जानी चाहिए, जिससे कि हम वहाँ पर खेल भी सके और देख भी सके, हमारी एक इनकम भी आए, जिससे हमारा घर परिवार भी चल सके। दूसरी तरफ खेल विभाग का दावा है कि फॉरेस्ट जमीन देने के लिए लगातार अपनी क्वेरीज लगा रहा है। अभी तक कई क्वेरी दूर की गई हैं। ऐसे में खेल विभाग यूनिवर्सिटी के लिए नई जमीन तलाश रहा है। जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, और कई बार हम जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व भी कर चुके हैं। अभी रिसेंटली इसमें क्वेरी लगी है, जो उनकी इन्वायरमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो हमने फॉरेस्ट लैंड का ऊपर अभी प्रपोजल हमारा है, तो आप नॉन फॉरेस्ट लैंड भी इसके लिए ढूंढिए। दरअसल खेल विश्वविद्यालय के ऐलान से खेल प्रेमी खासे खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द विश्वविद्यालय खुलने से नई नौकरियां आएंगी, तो कुछ को नए कोर्स शुरू होने का इंतजार था। ऐसे में फॉरेस्ट की ना स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में बड़ी अड़चन है। दरअसल उत्तराखंड में पहले खेल विश्वविद्यालय को बनाना ये धामी सरकार का एक तरीके का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके लिए हल्द्वानी के इस इंटरनेशनल स्टेडियम के ठीक बगल में लगी हुई फॉरेस्ट की लैंड को देखा गया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए बाकायदा एक हॉस्टल और बिल्डिंग का निर्माण करना चाहता है, लेकिन केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यह कहकर यह ठुकरा दिया कि इसके लिए किसी और जमीन को भी देखा जा सकता है। ऐसे में सरकार 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर जिस विश्वविद्यालय के शिलान्यास की तैयारियां कर रही थी, उस पर एक ब्रेक जरूर लगा है। अब देखना होगा कि सरकार इस परेशानी से कैसे पार पाती है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी।